हेलो स्टूडेंट, देखिए हम लोग आज पार्ट 7 का लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। और इसके पहले देखिए मैं आपको बता दूं कि सब लोग 25 जून के पहले एडमिशन ले लीजिए ताकि ये पढ़ाई बाधित ना हो। और 1 जुलाई से हम लोग लाइव क्लास लेंगे। टाइमिंग 2 बजे से रहेगी, 2 से 3:30, 3:30 पौने 4, मतलब 1.5 घंटा का रोज़ वीडियो शूट होगा। और जिन बच्चों के पास शायद मोबाइल ना हो तो देखते हैं कुछ बच्चे ऑफलाइन भी बुला लेंगे, जिनके पास मोबाइल नहीं है दूर दूर बैठा के पढ़ाएंगे। तो इसके पहले देखिए सब लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। दूसरी बात देखिए 11 का बैच भी पढ़ा रहे हैं शाम को 4 से 5। जो बच्चे आपके संपर्क में हो कृपया उनको बताने की कोशिश करें। चलिए आज हम लोगों को क्या पढ़ना है, देखिए आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, लिखेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन, लिखना है सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक, इसको हिंदी में बोलते हैं समीकरण निकाय। समीकरण निकाय, ये समीकरण निकाय होता है। अब देखिए क्या है, यदि 3 चरों x, y, z को लेकर x, y, z को लेकर 3 समीकरण दिए गए हों, 3 समीकरण दिए गए हों तो उन्हें हल करने के लिए ax बराबर b का प्रयोग करते हैं। इतना तो पढ़े ना बोर्ड लेवल में? हाँ ठीक, ax बराबर b का प्रयोग करते हैं। इतना तो भाई आप लोग बोर्ड लेवल में पढ़ चुके हो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि 3 चरों x, y, z को लेकर 3 समीकरण दिए हों तो उन्हें हल करने के लिए ax बराबर b का प्रयोग करते हैं। अब देखो जैसे समीकरण है आपके पास, अभी सब कुछ समझाता हूँ। ठीक, जैसे 3 समीकरण है आपके पास, जैसे ये 3 समीकरण दे दूं मैं, a1x b1y c1z बराबर d1। अगला समीकरण है a2x b2y c2z बराबर d2। अगला समीकरण है a3x b3y c3z बराबर d3। इतना लिखिए सब लोग, जल्दी से एक क्वेश्चन बनाइए। हाँ भाई, ये बातें तो आपको क्लियर हो रही होंगी। अच्छा देखना है, अब इसमें कोई बताएगा कि कैपिटल ए क्या होता है। कैपिटल ए क्या होता है? एक्स वाई जेड के गुणांकों का स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो ये कैपिटल ए यदि मैं इसको लिखूं तो कैपिटल ए आप क्या बोलेंगे? A1 A2 A3, फिर B1 B2 B3, फिर C1 C2 C3। इसका कोई ऑर्डर बताएं? 3x3, क्योंकि 3 वेरिएबल हैं तो 3x3 होगा। क्लियर? इसको हम क्या पढ़ेंगे? कैपिटल ए। फिर x आता है, याद है आपको, जो वेरिएबल का कॉलम मैट्रिक्स होता है, अर्थात इसका ऑर्डर 3x1। ये क्या पढ़ा जाता है? x। इधर की तरफ राइट हैंड साइड का जो स्केलर क्वांटिटी होती हैं, कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, जिनको ये जो क्वांटिटी होती हैं अदिश राशियाँ, अचर राशियाँ होती हैं, उनको हल करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? D1 D2 D3। ये भी कॉलम मैट्रिक्स होता है, तो ऑर्डर क्या लगेगा बेटा? 3x। इसको क्या पढ़ेंगे?
ए एक्स, ये मल्टीप्लाई है, ए एक्स बराबर बी। चलिए इसका भी डिनोशन कर लीजिए जल्दी स्पीड के साथ। सब कुछ नया कुछ नहीं है, सब बोर्ड लेवल में आप पढ़ चुके हैं। आगे की कहानी पकड़े भाई, क्या है आगे की कहानी, जरा उसको ध्यान से सुनेंगे सब लोग। अब देखिए होता क्या है, बी नो दैट, अब हल कैसे करते हैं, बी नो दैट, ध्यान सुनना ध्यान से, ए एक्स बराबर, इसको लेके हल करते हैं, ठीक, ए एक्स बराबर बी से, तो बोथ साइड ए इनवर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक्स बराबर कितना खुलता है याद है आपको, ए इनवर्स बी। किसी को कोई डाउट है, डाउट है क्या, डाउट कोई? अच्छा आगे की कहानी बताऊं मैं, आगे की कहानी जरा ध्यान सुनना, ध्यान सुनना। देखो कैपिटल एक्स बराबर ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बटे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी, भी तो रहेगा, इंटू बी रहेगा। तो ये इसका फार्मूला हो गया कैपिटल एक्स की वैल्यू निकालने के लिए। अब ये क्या तमाशा करता है, फार्मूला जरा सुनिएगा, हाँ इसका तमाशा सुनेंगे, क्या तमाशा करेगा ये। क्या मैं समझाऊं? अब देखो ये फार्मूला अब दो तरह से काम करेगा। जब ए, मैं इधर इधर बनाने की कोशिश करता हूं, ठीक है, ये फार्मूला दो तरह से, मतलब अब इक्वेशन देखिए दो तरह से आएंगे। एक तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू, नहीं आ पाएगा यार, एक मिनट यार, थोड़ा सा मैं जगह बनाऊं, यहीं पे बना, या डिटरमिनेंट ए जीरो होगा, अच्छा इसकी वैल्यू जीरो भी हो सकती है और इसकी वैल्यू जीरो नहीं होगी, अर्थात जो अब बी का सारणिक मान है वो जीरो होगा या अथवा जीरो नहीं होगा। अब जरा दिमाग लगाइएगा, यदि ये जीरो हो गया, सोचना ध्यान से सोचना, ये सब देखो बोर्ड लेवल में ये सब चीज़ें नहीं पढ़े आप। जब ये जीरो हो गया, ये जीरो हुआ, इसका जरा इधर गुणा कराओ जरा, कैपिटल एक्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, क्या यही होगा? अब जरा दिमाग लगाना, थोड़ा सा खोपड़ी लगाना, तो फिर ये दो तरह से अपने पत्ते खोलेगा, फिर ये दो तरह से अपने पत्ते खोल देगा। कैसे खोलेगा जरा दिमाग लगाना, ठीक, देखो क्या मैं बताऊं अपनी बात, देखो डिटरमिनेंट ए जीरो है क्या, बोलो, तो जब डिटरमिनेंट ए जीरो हो तो ये जीरो हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हुआ, जीरो, और राइट हैंड साइड भी जीरो हो गया। तो एक्स के मतलब कई हलाएंगे, अनंत हलाएंगे। मैं भी समझाता हूँ, देखो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू कितनी है, अब बी ए का सारणिक मान जीरो है, तो यदि यहाँ जीरो है तो कैपिटल एक्स गुणे जीरो कितना होगा, जीरो, बात समझ में आ गया। तो यदि LHS जीरो आ गया, क्या आया, LHS बराबर जीरो, और RHS भी जीरो आ गया, क्या आ गया, और RHS भी बराबर जीरो आ जाए, अर्थात देखो LHS तो जीरो हो गया, शायद एडजॉइंट ऑफ ए और बी का मल्टीप्लाई करने में क्या आ जाए, जीरो आ जाए। तो जरा दिमाग लगाइए, तो जीरो बराबर जीरो बैठ गया क्या। अब जरा दिमाग लगाइए, इसका जरा मैं हाल देखता हूँ। ये कैपिटल एक्स है, खोपड़ी लगाना, खोपड़ी मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, कैपिटल एक्स है, गुणे इसकी वैल्यू कितनी है, अरे इसकी वैल्यू जीरो, और इधर भी क्या आ गया, जीरो। अब देखो कैपिटल एक्स का मान सपोज दैट ये XYZ है क्या, इसकी वैल्यू जीरो बराबर जीरो बैठ गया, इसके अंदर गुणा करूंगा तो जीरो 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 लगेगा, अरे नल मैट्रिक्स होती है ना बेटा, तो ये जीरो 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 लगेगा, अर्थात एक्स का मान, यहाँ मैं एक्स का मान एक ले लूँ, दो ले लूँ, तीन ले लूँ तो भी सेटिस्फाई हो रहा है, यहाँ ले लूँ, तीन ले लूँ, चार ले लूँ, पाँच ले लूँ तो भी जीरो बराबर जीरो आ गया। इसका मतलब जरा दिमाग लगाना, यदि डिटरमिनेंट ए की वैल्यू जीरो है, आप खोपड़ी लगाना, परेशान ना करना, यदि डिटरमिनेंट ए की वैल्यू जीरो है तो ये क्या हो गया, ये डिटरमिनेंट, पहली बात तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया, ठीक, पूरी बात। अब यदि डिटरमिनेंट ए की वैल्यू जीरो है तो पूरा खेल अब डिटरमिनेंट ए के पास है, इसका गुणा मैं इधर की तरफ किया तो x इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर जॉइंट ऑफ ए इंटू बी। क्लियर है आप लोग, LHS हमारा जीरो आ चुका है क्योंकि डिटरमिनेंट ए की वैल्यू, तो LHS जीरो हो गया क्या, शायद RHS जीरो हो जाए, शायद जीरो हो जाए तो XYZ के अनंत हलाएंगे, मतलब कितने हलाएंगे, अनंत हलाएंगे। तो इसको हम लिखेंगे x, y, z के अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे। इसको हम संगत हल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, संगत हल, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन,
कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होते हैं। यार मुझे लग रहा है अभी आपको समझ में आया नहीं आया समझ, आ गया। देखो तो जेईई मेंस में ये नहीं पूछता कि एक्स वाई जेड की वैल्यू बताओ, वो कहेगा कि इस लीनियर इक्वेशन सिस्टम पे दिमाग लगाई, एक्स वाई जेड के कितने मान होंगे, एक्स वाई जेड के कितने मान होंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि डिटरमिनेंट ए का खेल कितना है। तो ये तो डिटरमिनेंट ए 0 है, ये डिटरमिनेंट सारणिक मान 0 आ गया। जबकि बोर्ड लेवल में हम क्या पढ़ेंगे, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। पहले तो हम यही पढ़े बोर्ड लेवल में कि डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 0 हो जाएगी तो एक्स वाई जेड का यूनिक मान नहीं होगा, अर्थात इसको हम संगत निकाय बोलेंगे। कुल मिला के आपको क्या दिमाग रखना है कि यदि डिटरमिनेंट ए बराबर 0 है, दिमाग लगाना, तो यहाँ से एक बात को जरा खोपड़ी लगाइएगा, सीरियस होकर खोपड़ी लगाइएगा, मैं क्या बोलना चाहता हूँ। कुछ बंद हुआ क्या? तो देखो जरा, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये वाली लाइन मिली कि नहीं मिली, डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी है 0, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड 0 हो गया। इत्तेफाक से राइट हैंड साइड भी क्या हो जाए, तो क्या एग्जिस्ट नहीं होगा 0 बराबर 0। तो ये 0 बराबर 0 एक्स के किन मानों के लिए, एक्स के ढेर सारे मानों के लिए 0 बराबर 0। एक्स है क्या, एक्स वाई जेड, इसका मतलब एक्स का वाई का जेड के कितने हल होंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। इसको क्या कहते हैं, संगत हल बोलते हैं। समझ में आ गया? अब जरा दिमाग लगे, इधर की तरफ आ जाते हैं। चलिए पहले इसकी बात करते हैं, ये वाली तो बात हो जाए, ये वाली बात जरा दिमाग लगाना। देखो सुनना, अपना LHS क्या है, अपना LHS तो 100% 0 है। शायद RHS मना कर दे कि मैं 0 नहीं हो रहा हूं, जो दिखाए कर लो, नहीं समझ में। उसने कहा कि LHS क्या है, इधर देखें सब लोग, LHS, और RHS ने मना कर दिया। तो जब यहां मना कर देगा तो इधर 0 है, इधर 0, तो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा। जो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो इसका मतलब एक्स वाई जेड का कोई हल, इसका लिखेंगे कोई हल नहीं, कोई हल नहीं है। बेटा बात समझ में नहीं आई क्या? इसका मतलब असंगत निकाय पढ़ते हैं, इसको असंगत निकाय, इनकंसिस्टेंट पढ़ेंगे निकाय। हाँ अब इधर की तरफ आ जाते हैं। अब ये अपनी क्या कहानी कह रहा है, मजा आई कि नहीं? मैं जब न्यूमेरिकल कराऊंगा और क्लियर करा दूँ, मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। देखो अब जरा दिमाग लगाइएगा, यहाँ जो है अब पूरी कहानी किसके ऊपर है, ये नीचे तो 0 नहीं हो रहा, वो कह रहा मैं नीचे 0 नहीं हूँगा। सुनना ध्यान से, वो कह रहा है कि मैं हर 0 नहीं हूँगा। तो यहाँ पे अब पूरी कहानी मान के चलिए, माई बाप कौन है, ऊपर वाला, वो कहेगा कि तुम अपने आप में बताओ। तो कुल मिला के यहाँ एडजॉइंट ऑफ A इंटू B, समझा गया, से मतलब है, मतलब वो साफ साफ लिख देता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहे बस। मतलब यहाँ पे हमें किससे मतलब था, ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देखना, यहाँ हमें किससे मतलब है, एडजॉइंट ऑफ A बटे। जरा दिमाग लगाना, फिर से खोपड़ी लगाना, शायद एडजॉइंट ऑफ A इंटू B 0 हो जाए, जरा दिमाग लगाना। तो नीचे क्या है, नीचे 0 नहीं है, तो ऊपर 0 नीचे कुछ भी टोटल, अरे आनंद कहाँ, पगला गए हो क्या? हाँ 0, इसका मतलब कैपिटल एक्स बराबर, तो फिर कई हल आ गए, बस समझ में आ गया। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, बोलूँ मैं, देखो खोपड़ी लगाना थोड़ा सा, एडजॉइंट ऑफ B, तो यहाँ पे इसके 2 कहानी होगी। नंबर 1 कहानी क्या होगी, सुनना, एडजॉइंट ऑफ A इंटू B बराबर क्या हो जाए, 0। सुनना, ध्यान सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। यदि ये 0 हो जाए, इधर की तरफ मॉड ऑफ A बराबर 0 पे कहानी अब इसके ऊपर डिपेंड है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के ऊपर। जब डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 ना हो तो एडजॉइंट ऑफ A इंटू B पे डिपेंड है। शायद एडजॉइंट ऑफ A इंटू B बराबर 0 हो जाए, तो क्या 0 बटे समथिंग नहीं भरा होगा, समथिंग का मतलब कुछ भरा होगा। तो कैपिटल एक्स बराबर क्या आ गया, कैपिटल एक्स बराबर, इसका मतलब कैपिटल एक्स बराबर 0 का मतलब एक्स वाई जेड तीनों के मान क्या है, 0। समझ में आ गया? इसका मतलब कभी भी एडजॉइंट ऑफ A इंटू B 0 आ जाए तो 100% एक्स वाई जेड के यूनिक आएगा, अर्थात केवल एकल हल आएगा। एकल हल का मतलब एक ही मान आएगा। अब भी नहीं समझना, इसका मतलब इसको लिखेंगे, इसको ट्रिवियल सोल्यूशन बोलते हैं, ट्रिवियल, TRIVAL सोल्यूशन, ठीक। इसको ट्रिवियल सोल्यूशन पढ़ते हैं। हिंदी बताऊं क्या, इसको क्या बोलते हैं, हिंदी बताऊंगा बड़ा अजीब बंदी, तुच्छ बोलते हैं, तुच्छ।
तुच्छ हल। ठीक, उधर की तरफ आइए। समझ में आ गया? इधर की तरफ अगला केस क्या हो सकता है, कोई बताएगा? अरे हाँ, इसका इससे मतलब है हमें बस। तो क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी डज नॉट इक्वल 0। तो जब डज नॉट इक्वल 0 तो जरा दिमाग लगाना, ये 0 नहीं है, दिमाग लगाना, इधर सुनो, ये 0 नहीं है, नीचे भी 0 नहीं है। इसका मतलब कैपिटल एक्स डज नॉट इक्वल 0। कैपिटल एक्स थोड़ा 0 होगा, कैपिटल एक्स कुछ ना कुछ वैल्यू देगा। यहाँ पे इसका मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू भी 0 बराबर नहीं होगी। इसका मतलब एक्स वाई जेड डज नॉट इक्वल 0। इसको हम पढ़ते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, अतुच्छ हल पढ़ते हैं इसको। ये इसकी कहानी एक बार फिर समझा। हाँ, सब लोग जल्दी जल्दी देखिए, इधर देखें सब लोग। ये आप बोर्ड लेवल में पढ़ेंगे, ये फार्मूला पढ़ें। ठीक, माडा पे दो तरह से अपना खेल दिखाएगा कि डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 0 है, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 0 नहीं। समझ में आ गया? जब डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 0 हो, ध्यान सुनना, तब उनको कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन पढ़ते हैं। क्लियर है? डिटरमिनेंट ए की वैल्यू जब 0 हो, जरा दिमाग लगाना, जब डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 0 है तो ये इसको मैं इधर की तरफ गुणा कर दिया तो एलएचएस तो अपना ये पूरा एलएचएस अपना तो 0 हो गया, क्योंकि डिटरमिनेंट ए वैल्यू 0। शायद ये 0 हो जाए, शायद ये एलएचएस बराबर आरएचएस 0 हो जाए, तो एक्स वाई जेड के कितने हल आएंगे? मतलब एक्स वाई जेड के एक से ज्यादा मान आएंगे, जो इन तीनों समीकरणों को क्या करेंगे? संतुष्ट करेंगे। अभी नहीं खोपड़ी खुली। अभी तक हम बोर्ड लेवल में क्वेश्चन को हल करते थे, एक्स वाई जेड के एक एक मान पाते थे, एक्स वाई जेड के एक एक मान पाते थे, अर्थात सिंगल सोल्यूशन पाते थे। अब यहाँ ढेर सारे एक्स वाई जेड के मान आएंगे। संगत का मतलब एक साथ ढेर सारे मान आएंगे एक्स वाई जेड के, जो दिए गए समीकरणों को क्या करेंगे? संतुष्ट करेंगे। एलएचएस तो अपना ऑलरेडी 0 हो चुका है, बात समझ में आ गया? एलएचएस अपना ऑलरेडी 0 हो चुका है, और आरएचएस उसने कह दिया कि क्योंकि कैपिटल ए बराबर 0 है, डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 है, इसने मना कर दिया कि मैं 0 नहीं होता। तो जब ये कहानी एलएचएस 0 आरएचएस 0, तो कोई हल नहीं होगा, अर्थात ये समीकरण हल ही नहीं होंगे। हल ही नहीं का मतलब असंगत निकाय है, मतलब जो लीनियर इक्वेशन सिस्टम है इनकंसिस्टेंट है, अर्थात एक दूसरे को लेकर हल नहीं किया जा सकता है। अब भी नहीं खोपड़ी खुली, आए समझ में? फिर इधर की तरफ देखें, यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी से मतलब है, इसका मतलब जिस दिन एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी बराबर 0 हुआ तो ऊपर 0 है क्या? नीचे तो 0 नहीं है, तो 0 ऊपर नीचे 0 नहीं है, तो टोटल कैपिटल एक्स बराबर, इसका मतलब एक्स वाई जेड के मान कितने आएंगे? अर्थात इसको हल करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब जब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी बराबर 0 आ जाए तो आंसर क्या आएगा? एक्स बराबर 0, वाई बराबर 0, जेड बराबर 0। अब भी नहीं समझ में आया? ठीक है, फिर इधर देखिए कि शायद ये 0 ना हो तो कैपिटल एक्स 0 नहीं होगा, तो एक्स वाई जेड के मान 0 नहीं आएंगे और कुछ आएंगे, तो इसको क्या बोलते हैं? ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल, इसको क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट, और इधर इनकंसिस्टेंट। क्लियर है? फिर मैं आगे बढ़ाऊं, क्वेश्चन बढ़ाऊं तो समझ में नहीं आया? समझ? चलो चलो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखें। हटाओ इसको, हटा दो, दिक्कत तो नहीं? देखो फिर से देखो, मैं बता दूं, कंसिस्टेंट सोल्यूशन कब होता है? जब डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो। डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होने में दो केस आते हैं, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, संगत निकाय, असंगत निकाय। ठीक है, जब डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 0 ना हो तो ट्रिवियल सोल्यूशन और नॉन ट्रिवियल। ट्रिवियल को मतलब तुच्छ हल, अतुच्छ हल, बताऊंगा मैं इनको, आप थोड़ा सा ये बात दिमाग में डाल लीजिए। जब डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 0 है तो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन मिलते हैं, समझ में आ गया? जब 0 के बराबर नहीं है डिटरमिनेंट वैल्यू, तब आप कहेंगे ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब इसके विषय में और विधिवत बात होगी, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, लिखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट।
नंबर 1, यदि इसे भी लिखा चुका हूँ, यदि डिटरमिनेंट ए बराबर 0 है तब कैपिटल ए को क्या बोलते हैं? क्लियर है? सिंगुलर मैट्रिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? भूल गया, व्युत्क्रमणीय। अरे कैपिटल ए बराबर जब 0 है, जब किसी का सारणिक मैट्रिक्स, तो सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं होगा, नॉन सिंगुलर होता है, नहीं सिंगुलर ही होता है। सही, क्लियर, हाँ सिंगुलर होता है, लिखो सिंगुलर में। इसको हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रमणीय, व्युत्क्रमणीय अवयव। ठीक, दूसरे नंबर में, यदि कैपिटल डिटरमिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल 0 तब कैपिटल ए को नॉन सिंगुलर, एक ही मतलब है, व्युत्क्रमणीय। अब व्युत्क्रमणीय कहेंगे फिर इसको, हाँ, क्योंकि इसमें व्युत्क्रम नहीं ज्ञात होता। अब सही, इसको विलक्षण अवयव बोलते हैं हिंदी में, या अव्युत्क्रमणीय बोलते हैं। ठीक है, नॉन सिंगुलर। अरे हिंदी इंग्लिश में माठा हो जाता है यार। अब व्युत्क्रमणीय इसको पढ़ते हैं, व्युत्क्रमणीय अवयव कहते हैं। ये मेरा बताने का, मेरा यहाँ कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा ये सब चीज़ बताने का मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं। अब इंटरेस्ट कहाँ है जरा सुनिए, दिमाग लगाना। देखो अब जरा दिमाग लगाना। अच्छा, इन तीनों समीकरणों को हम कैसे लिखते हैं? कैपिटल ए एक्स और बी के रूप में लिखते हैं, रफ कार्य लिखना नहीं, ठीक है। इन तीनों समीकरणों को हम कैसे लिखते हैं? ए एक्स और बी के रूप में। शायद इधर की तरफ तीनों 0 0 बैठे हों, तो अगले नंबर की कहानी क्या है कि यदि ए एक्स बराबर बी, यहाँ 0 भरा हो, अर्थात यहाँ तीनों 0 अंडा लग जाए, तो इस तरह के समीकरणों को हम होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? होमोजीनियस। राइट हैंड साइड में यदि 0 0 भरे हो, यहाँ 0 0 भरे हो, तो हम इस तरह के समीकरणों को हम क्या बोलते हैं? समघातीय, जिसे कहते हैं होमोजीनियस। यदि ए एक्स बराबर 0 हो तो लिख गया, हो तो ऐसे समीकरण, हो तो ऐसे समीकरण, ठीक, समघातीय या समघात समीकरण कहलाते हैं। समघात समीकरण इंग्लिश में पढ़ते हैं होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं। ध्यान रखना इनका नाम, अभी जरूरत पड़ेगी। अब मुझे बताइए, ये इक्वेशन होमोजीनियस है कि नॉन होमोजीनियस है? नॉन होमोजीनियस है। इसका मतलब अगले कहानी पे यदि ए एक्स डज नॉट इक्वल 0, अर्थात इधर 0 0 ना भरा हो राइट हैंड साइड में, तो ऐसे समीकरणों को हो तो ऐसे समीकरणों को असमघात समीकरण, इंग्लिश पे नॉन होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं। नॉन होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? नहीं आया समझ में? आ गया समझ? ठीक, अच्छा, जैसे एग्जाम्पल लिखेंगे जल्दी से।
बोलो। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, 2 वेरिएबल पे दे रहा हूँ, x प्लस का y बराबर 3, 2x माइनस का 3y बराबर 5। तो बताओ जीनियस है कि होमोजीनियस है? नॉन होमोजीनियस है। हाँ, तो लिखेंगे ये समीकरण, जल्दी से लिखें, ये समीकरण नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। ठीक, अब समय खोटने कराओ यार, समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं। हेडिंग बनाएंगे डिटर्मिनेंट सारणिक। अब सारणिक वाणिक की वैल्यू कैसे याद करते हैं? जो बोर्ड लेवल में पढ़े उससे हट के मैं कुछ चीज़ें बता दूं आपको। अभी तक जितना आप बोर्ड लेवल में पढ़े हैं उससे भी हट के डिस्कस हो जाए। बताऊं क्या? लिखेंगे डिटर्मिनेंट सारणिक। अब सारणिक की एंट्री हुई, देखो मैं काफ़ी चीज़ें आपको बता चुका हूँ। फर्स्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट, ठीक, फर्स्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट बता रहा हूँ। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब एक कोटि हो, एक रो हो एक कॉलम हो, एक रो हो एक कॉलम हो, तो उसमें बिल्कुल बड़ा अजीब सा दिखेगा। सपोज दैट 2 दिख रहा है, तो ये माड नहीं है, डिटरमिनेंट ऑफ 2 है, तो इसकी वैल्यू, धोखा ना खा जाना, -2 है तो इसकी वैल्यू माड नहीं है, क्या है? डिटरमिनेंट है। और फर्स्ट ऑर्डर की डिटरमिनेंट है जिसमें एक ही रो है एक ही कॉलम है। क्या क्लियर है आप लोग? लिखेंगे, लिख लेंगे। सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट, द्वितीय कोटि की सारणिक। क्या मैं बताऊं? लिखिए इसको, थोड़ा सा लिखना शुरू करिए। लिखेंगे 2 या 2 से अधिक चर राशियों को हल करने के लिए, 2 या 2 से अधिक चर राशियों को हल करने के लिए, 2 या 2 से अधिक चर राशियों को हल करने के लिए सारणिक का प्रयोग किया जाता है। 2 या 2 से अधिक चर राशियों को हल करने के लिए, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक चर राशियों को हल करने के लिए, 2 या 2 से अधिक चर राशियों को हल करने के लिए सारणिक का प्रयोग किया जाता है। मतलब एक्चुअल सारणिक को कहाँ यूज करते हैं हम लोग, तो वो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। समझ में नहीं आगे? आगे अब जरा सुनो, मैं जैसे एक इक्वेशन लिखता हूँ, थोड़ा सा दिमाग लगाना। a1x और ये होमोजीनियस इक्वेशन लिखूंगा, b1y बराबर 0। होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस का मतलब समघाती, समघाती का मतलब राइट हैंड साइड में 0, और नॉन होमोजीनियस का मतलब राइट हैंड साइड में 0 नहीं होना चाहिए। क्या समझ में आ गया? नहीं आया समझ में? अभी तक बोर्ड लेवल में क्या पढ़े थे? लीनियर इक्वेशन सिस्टम हल ही नहीं होगा यदि डिटरमिनेंट वैल्यू 0 है। आज नई बात क्या नहीं है, हल होगा लेकिन वो कई मान देगा। नहीं आए समझ में? और जब डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं होती तो हल होगा लेकिन एक एक मान देगा एक्स वाई जेड के। तो बोर्ड लेवल में हम लोग एक एक मान निकालते थे। अरे आप एक्स वाई जेड की वैल्यू नहीं ज्ञात किए मैट्रिक्स मेथड से, तो एक्स वाई जेड के एक एक उत्तर आते थे कि कई उत्तर आते थे? एक एक उत्तर आते थे, क्योंकि वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स रहते थे, अर्थात डिटरमिनेंट की वैल्यू हम 0 कभी देखते ही नहीं थे। लेकिन जेईई मेंस में 2 केस हो सकता है लीनियर इक्वेशन सिस्टम में, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी या डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं होगी। तो पूरा चार्ट बनवाए हैं, उसको कायदे से डील करिएगा, बताता हूँ, जरा दिमाग लगाइए। अच्छा, अगला इक्वेशन ले लेता हूँ, a2x प्लस का b2y बराबर 0। कोई बताया कि इसकी स्लोप क्या होगी, मतलब ढाल? वाह, अरे ये किसके क्वेश्चन है? रेखा का। और रेखा का क्वेश्चन क्या होता है? ए एक्स, देखना रफ कार, बी वाई बराबर 0, तो बी वाई बराबर माइनस का ए एक्स,
नहीं समझ में आया, ठीक है। और यहाँ y बाई एक्स क्या होगा, कोई बताएगा y बाई एक्स? y बाई एक्स से यहाँ क्या होगा? अरे y बराबर एम एक्स प्लस सी होता है ना बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, y बराबर y बाई एक्स देख लीजिए, बस हो गया। यहाँ पे कोई बताएगा y बाई एक्स? y बाई एक्स ढालना ज्ञात करना, कोई जरूरत नहीं ढालना। ऐसा करिए आप, y बाई एक्स यहाँ से कितना आएगा, कोई बताएगा y बाई एक्स? माइनस का x अपान y ज्ञात करूँ क्या? एक मिनट एक्स y बाई एक्स रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वो ढाल ही निकल रहा है, समझ गए, y बाई एम एक्स प्लस सी से। तो x है तो ये माइनस का a1 डिवाइड बाई b1। इसी तरह यहाँ से y बाई एक्स निकालो, माइनस का a2 डिवाइड बाई, चलो लिख लो। दोनों समीकरणों को मैंने पक्षांतर करके कुछ ऐसा निकाल दिया। इधर इसका गुणा कर दो, इधर देखो जरा, यदि इधर मैं इसका गुणा कर दूं ना, बात समझ में आ गया, तो y बराबर एम एक्स का रूप हो जाएगा, एम एक्स का हो गया ना। अब सुनना, इधर देखिए, y बराबर एम एक्स, क्लियर? नहीं समझ में? इधर सुनो पहले, y बराबर एम एक्स पढ़े हो, यदि y बटे एक्स कर दूं तो यम है, यम क्या है? 7। तो इसको हम ढाल भी लिख सकते हैं, क्लियर है क्या? इसलिए मैं ढाल चिल्ला रहा था, आप लोग ढाल हो रहे थे। हिंदी में क्या दूसरा नाम प्रवणता, इंग्लिश में स्लो। क्लियर है आप लोग? क्या दोनों मान एक्स बाई वाई के हैं क्या? नहीं आए समझ। तो दोनों को आपस में आमने सामने बैठा दूं कि बेटा आमने सामने बैठ जाओ, और निमंत्रण है आपका। लो भैया थाली वाली लगाओ। माइनस का a1 डिवाइड बाई b1 बराबर माइनस का a2 डिवाइड बाई b2। माइनस से माइनस मरा क्या, कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो क्या होगा, a1 b2 बराबर a2 b1। नहीं आया समझ। इसके इधर गुणा करो, a1 b2 माइनस का a2 b1 बराबर 0। ये इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू आ गई। तो अभी तक हम तमाशा क्या सिखाएं आपको, देखो मैंने बताया ही नहीं था कि कहाँ से हल होता है। अब आज खोपड़ी खुली कि अच्छा इसीलिए सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अब जरा समझना, तैयार हो? इधर देखो, अब इसी को मैं जरा सारणिक रूप दूं, इसी को मैं सारणिक रूप दूं, सारणिक रूप, कॉपी लगाना। तो जब सारणिक रूप दूंगा तो अभी आप क्या समझें, लीनियर इक्वेशन सिस्टम को कैसे हल करना सीखें आप। हाँ, ए एक्स बराबर बी का रूप, लेकिन बी तो साला फोकट में आया है क्योंकि इधर की तरफ क्या है, 0। नहीं है समझ। ए पकड़ो आप, ए तो ए क्या होगा, ए क्या होगा, एक्स का गुणांक। तो एक्स का गुणांक क्या होगा, a1 a2 फिर b1 b2। अब इसको जैसे हम हल करते हैं तो पहले प्रिंसिपल डायगोनल, तो क्या आ गया, a1 b2 माइनस का b2, अरे हाँ वही है, a2 b1। क्या समझ में आ गया, a2 b1। तो क्या ये बराबर नहीं है मान, ये अरे यही मान तो आया है, लेकिन मैं राइट हैंड साइड में इक्वेशन 0 लेके चला हूं तो इधर 0 आ गया है। लेकिन इसका सारणिक मान कुछ ऐसे हल होगा। इसका मतलब सेकंड ऑर्डर की डिटरमिनेंट आप कैसे हल करेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल माइनस का अनदर डायगोनल। समझा क्या, दूसरा डायगोनल। खोपड़ी नहीं खुलेगी आपकी। यदि मैं इसको यहाँ देखो, यदि डाउट हो रहा है तो मैं इसको 0 लगा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, मैं इसको 0 लगा देता हूँ, ठीक, 0 लगा देता हूँ। क्या समझ में आ रहा है? तो ऐसे इसका गुणा होगा तो क्या होगा, a1 b2 माइनस का, कुल मिला के क्लियर हुआ कि नहीं। सारणिक हल करने का मतलब सारणिक एक्स वाई जेड के जो मान होते हैं वही सारणिक का हल होता है। अच्छा, थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट पे आते हैं। हेडिंग लिखते हैं थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट। थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट। थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट लिख गया। देखो जैसे थर्ड ऑर्डर की डिटरमिनेंट है, एक मैं डिटरमिनेंट को डी से लिखूं या डेल्टा से लिखूं, याद है कुछ आपको? हाँ, इसमें मैं डिटरमिनेंट लिख रहा हूं a1 b1 c1, a1 b1
C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। ठीक, तो इस पे नोट करके 3-4 बातें आप ध्यान रखिए। अब सब कुछ पढ़े हैं, इसका मान प्रसार करके, याद है आपको, प्रसार करके प्राप्त किया जाता है। इसका मान प्रसार करके ज्ञात किया जाता है। पहली बात तो ये समझ लो। समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा? हाँ, आगे की बात बोलो। ठीक, प्रसार करते समय साइन सिस्टम या साइन स्कीम लिख दीजिए, SIGN, साइन स्कीम लगाते हैं। अरे स्कीम क्या समझ गए? अरे परीक्षा की स्कीम नहीं होती, तो इसकी साइन स्कीम क्या है याद है? भूल गए? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अरे समझ में आया कि नहीं आया? मतलब प्रसार करते समय ये भी तो स्कीम लगाओगे, नहीं पूरा सब गड़बड़ नहीं हो जाएगा? सब पढ़ चुके हो बोर्ड लेवल में। हाँ, अगली बात लिखें। अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। देखो, ये मैं स्टार का साइन लगाता हूँ, तीसरे नंबर पे लिखेंगे प्रसार करने का सार्स रूल एक होता है। प्रसार करने का सार्स रूल, ये क्या होता है यार तमाशा? अच्छा, इसको शायद आप नहीं पढ़े होगे, कि पढ़े हो? नहीं पढ़े। अभी तो हम करते क्या है कि थर्ड ऑर्डर की डिटरमिनेंट है, कितना समय लग जाता है थोड़ा सा डिटरमिनेंट वैल्यू याद करने में। एक लाइन में वैल्यू याद होगी, आप मेरे साथ बने रहिए। जैसे D बराबर है, जरा सुनना, D बराबर है क्या है? A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। ठीक, इसकी मुझे वैल्यू चाहिए। खोपड़ी लगा ना भाई। क्या मैं अपनी बात प्रस्तुत करूं? आपको करना क्या है, C1 C2 को यहाँ दोबारा लिख देना है रफ में, जैसे हमको डायरेक्ट वैल्यू चाहिए डिटरमिनेंट की, अथवा आप R1 R2 R3 या C1 C2 C3 के प्रति एक्सपेंड कर दीजिए तो भी हल हो जाएगा। इस पर कैसे करेंगे? इसको हम दोबारा लिख देंगे यहाँ A1 B1 C1 फिर A2 B2 और C2 दोबारा लिख देंगे। क्या आप लोग तैयार हो? नहीं समझ में? देखो, अब ये ऐसे गुणा होगा, ये ऐसे गुणा हुआ, ये ठीक ऐसे गुणा हुआ, तीनों गुणा होंगे। बताओ क्या आएगा? A1 B2 C3 प्लस फिर ये गुणा होगा A2 B3 C1 प्लस ये गुणा होगा A3 B1 C2। नहीं समझ में? आ गया समझ में? माइनस, अब देखो माइनस, फिर से जरा सुन लीजिए, इसके शॉर्ट्स रूल बोलते हैं। एक लाइन में हल होगा, देखिए मैं भी हल करके बताता हूँ। ये गुणा हुआ, ये गुणा हुआ, ये गुणा हुआ, एक पहला कोष्टक बन गया, माइनस दूसरा कोष्टक क्या होगा? ये देखना 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 ध्यान से, ये एक, चलो गुणा कराइए, ऊपर से करता हूँ A3 B2 C1, फिर ये कराओ, ये माइनस प्लस ही अंदर रहेगा क्योंकि माइनस हमने पीछे खींच लिया, ठीक है ना? तो तीनों माइनस पे रहेंगे तो प्लस रहेगा अंदर। क्या आ गया? A1 B3 C2 प्लस ये A2 B1 C, लिख डालो। ये D की वैल्यू आ गई। इसको 60 रूप बोलते हैं। चलो एक एग्जाम्पल देते हैं, कितना आसान है। नहीं है समझ? अभी मैं कराता हूँ ना क्वेश्चन।
क्या मैं अपनी बात रखूँ अब? बोलो। बताओ। जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जैसा कि आप बोर्ड लेवल में पढ़े हैं, यदि इस डी की वैल्यू याद करनी है आपको, तो जब कोई भी सीरीज एपी में होते हैं एलिमेंट तो वैल्यू 0 होती है, इसका आंसर तो 0 आएगा। चलिए इसको सार से रूल लगाइए। इसमें क्या लिखूँगा? 1 2 3 फिर 4 5 6। अब जब ध्यान से सुनना, ध्यान से, पहले ये गुणा होगा, गुणा कराइए 45, बोलो, फिर ये गुणा, फिर ये गुड़ाइए 8 त्रिक 24, 24 गुड़े 4 96, ये 45 प्लस 96। क्या समझ में आ गया? नहीं आ जाए। प्लस ये 84 माइनस 0 ये 7 5 3 15 15 7 105 प्लस ये 8 6 48 प्लस ये 4 दूनी 8 9 है 72। जरा इसको जोड़ो, जरा जोड़िए जल्दी से स्पीड के साथ। इधर कितना आ रहा है? इधर 225 आ रहा है, इधर भी 225 आएगा ना, 225 बराबर। अच्छा, एक सार्स रूल और समझ लीजिए, थोड़ा आप समझिएगा, ठीक है। पहले ब्रैकेट में लिखे हुए राशियों का गुणनफल, ठीक है, पहले ब्रैकेट में लिखे हुए राशियों का गुणनफल और दूसरे ब्रैकेट में लिखे हुए राशियों का गुणनफल आपस में बराबर है। देखो यहाँ क्वांटिटी क्या भरी? 45 45, समझ में आ गया? जरा मैं मोबाइल उठा के देखिए, उड़ा करता हूँ, मैं क्या समझाने की कोशिश करता हूँ वो समझिए, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। मेरे कहने का मतलब ये है कि 45 गुणे 96 गुणे 84 करूँ और इधर 105 गुणे 48 गुणे 72 करूँ, ये दोनों बराबर बैठ जाएगा, 100% बराबर बैठ जाएगा। आप करके देख लीजिएगा। इसका मतलब पहले कोष्टक का गुणा बराबर, हाँ, गुणा किसका? जो ये एलिमेंट भरे हैं, इन तीनों राशियों का गुणा बराबर इन तीनों राशियों का गुणा। तो सार्स रूल में ये भी बहुत उपयोगी चीज है। नहीं आया समझ में? आ गया समझ में? तो यहां लिख लीजिए नोट, ये पहले ब्रैकेट का गुणा, गुणा का मतलब किनका गुणा करोगे? जो अंदर एलिमेंट राशियां लिखी होंगी, जो ये कैलकुलेशन नहीं आया समझ में, बराबर क्या लिखूं? दूसरे ब्रैकेट का गुणा। यार ये बात समझ में आई नहीं क्या? आगे समझ? तो सार्स रूल भी क्लियर हो गया ना आपको? अब क्या समझाऊं? बोलो। हाँ, चलो एक क्वेश्चन लेते हैं अब इसका। अब क्वेश्चन में खोपड़ी खोले। सबसे पहले मुझे बताइए, ये आपके खोपड़ी में घुसा कि नहीं घुसा? इसका मतलब 45 गुणे 96 गुणे 84 बराबर 105 गुणे 48 गुणे 72। तो पहले ब्रैकेट में जितनी क्वांटिटी लिखी उनका मल्टीप्लिकेशन दूसरे ब्रैकेट में लिखे क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन आपस में बराबर हो जाएगा। आगे समझ? ठीक, चलिए भाई, जैसे एक क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक, और ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, यदि 1 और -1 को लेकर थर्ड ऑर्डर की डिटरमिनेंट
डिटरमिनेंट बनाई जाए, थर्ड ऑर्डर की डिटरमिनेंट बनाई जाए तो सारणिक का अधिकतम व न्यूनतम मान ज्ञात करें। तो सारणिक का अधिकतम व न्यूनतम मान ज्ञात करें। देखो यार, देखो सवाल बहुत अच्छा है, बताऊं? देखो इतना आसान नहीं है, सवाल को समझ लेना, लेकिन आसान भी है, कोई चीज़ कठिन नहीं होती इस दुनिया में, बस खोपड़ी में आ जाए। क्या कह रहा है, -1 और +1 को लेकर थर्ड ऑर्डर की डिटरमिनेंट बनाइए, और जितने भी डिटरमिनेंट बनती हैं उन डिटरमिनेंटों में सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी उसकी। इसका मतलब क्या है, 1 और -1, इसका मतलब थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट में कितने एलिमेंट, 9 एलिमेंट। 9 एलिमेंटों के अंदर भरना किनको है, 1 -1 के अलावा किसी की एंट्री नहीं करनी, अर्थात डिटरमिनेंट के अंदर 1 और -1 करेंगे। तो कुल संभावित सारणिकों की संख्या तो पहले भरें, जरा समझिएगा। कुल लिखना नहीं, पहले समझ लीजिएगा, इसका सलूशन दे रहा हूं। कुल संभावित सारणिकों की संख्या, नंबर ऑफ पॉसिबल डिटरमिनेंट कितनी होंगी वो मैं बता रहा हूं। कितने पॉसिबल डिटरमिनेंट है जरा बताइए, इसके कितने, ये 9 एलिमेंट होंगे क्या? अरे 9 खांचे होंगे, बैठाने के लिए अंदर 9 कुर्सियां होंगी ना, और बैठाना किनको है, 1 -1 के अलावा कोई और दूसरा उपाय है क्या? इसका ऑर्डर 3/3। क्या मेरी बात से आप सहमत हो? अब जरा खोपड़ी लगाना, देखो इतना बढ़िया सवाल है कि दिमाग खोल देगा। अच्छा, इस डिब्बे को मैं कितने प्रकार से भर सकता हूँ? 2 प्रकार से। इसको कितने प्रकार से? 2। फिर इस डिब्बे को भरूंगा, 2, फिर इसको, 2, फिर इसको, 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2 प्रकार से बैठा सकता हूँ। अरे अभी आपको समझ में नहीं आया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे आइए। इस डिब्बे को 1 और -1 2 ही टूल से भरने के लिए, तो 2 मैट है, फिर 2 मैट है, फिर आए, फिर का मतलब गुणा। इसका मतलब कुल संभावित, तो 2 की घात कितने डिब्बे हैं, 9 बराबर 512। 512 सारणिकें बनेंगी। नहीं आया समझ में? अब जरा सुनिएगा, हमारी कितनी सारणिकें बनेंगी, 512 सारणिकें बनेंगी, 512। इसका मतलब फिर से जरा सुन लीजिए, अभी आपको समझ में आया नहीं, आ गया समझ में? जरा जो वीडियो लेक्चर देख रहे हैं मेरी तरफ मगन हो जाए, ठीक? कैसे समझना है आपको, 1 और -1 को लेकर यही 2 आपके पास चाबियां हैं, 1 और -1। 1 और -1 को लेकर ही सारणिक बनानी है, तो थर्ड ऑर्डर की डिटरमिनेंट बनानी है। तो जब आप थर्ड ऑर्डर की डिटरमिनेंट बनाएंगे तो आपके पास 9 खांचे होंगे, 9 खाली स्थान भरने होंगे। तो इन खाली स्थानों को 2 प्रकार से भरा जा सकता है। पहला स्थान भरेंगे, फिर दूसरा स्थान, फिर की फीलिंग आ रही है, इंडिपेंडेंट इवेंट है, स्वतंत्र घटना है, मल्टीप्लाई हो गया, 2 का 9 बार गुणा हुआ, 512 सारणिकें बनेंगे। अब जरा दिमाग लगाना, आ गया होगा समझ? बोलो, नहीं आया समझ? ये सवाल अच्छा था। वो तो हाँ, वो पूछ रहा है कि एंट्री कितनी प्रकार से करा सकते, वो एंट्री पूछ रहा था। एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट तो रहता है मेंस में ना यार, इसीलिए तो एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है, मतलब जरूरी। हाँ भैया, आप अब इधर सुने, मेरी बात सुने, मैं आपको फिर एक फील दिला देता हूँ। देखो इस तरह की, ये 1 डिटरमिनेंट, 2, 3, इस तरह की गिनती करूँगे, 1, 2, 3, 4, तो कितने सारणिकें बनेंगे, 512। और उसके अंदर मात्र यही भरा जाएगा, बस यही भरा जाएगा, इसके अलावा कोई विकल्प ही नहीं। अर्थात 1 -1 को लेकर कितनी सारणिकें बना सकते हैं, 512। तो कह रहा है कि 1 और -1 को लेकर थर्ड ऑर्डर की डिटरमिनेंट बनाई जाए, थर्ड ऑर्डर की डिटरमिनेंट बनाई जाए तो सारणिक का अधिकतम और न्यूनतम मान क्या होगा। तो कितनी डिटरमिनेंट बनती हैं, तो क्या 512 डिटरमिनेंट बनाते रहोगे क्या? फिर कह रहा है 512 डिटरमिनेंटों में से, जरा खोपड़ी लगाना, 512 डिटरमिनेंटों में से उस डिटरमिनेंट की, भाई कोई ना कोई तो ऐसा डिटरमिनेंट होगा जो सबसे बड़ी वैल्यू देगा, और कोई ना कोई होगा जो सबसे छोटी वैल्यू देगा। अब जरा दिमाग लगाना, खोपड़ी लगाना।
अच्छा ठीक, क्या मैं बताऊं, जैसे मैं कोई एक डिटरमिनेंट भर लिया, मैं एक ये रफ कार कर रहा हूँ, रफ कार 1 1 1 -1 1 1 1 -1 -1, भाई इसके अलावा तो कुछ भर नहीं सकते। अच्छा जरा प्रसार करिएगा इसका, R1 के रिस्पेक्ट जरा प्रसार करें, एक कॉमन होगा, इसका गुणा होगा -1, फिर इसका गुणा होगा, फिर इसका गुणा होगा -1 +1, बस समझ में आ गया, ठीक है, +1 आ रहा +1, तो वैल्यू क्या आ गई, इस ये कॉमन लो जरा, फिर -1 कॉमन नहीं होगा, जरा दिमाग लगाना, -1 कॉमन होगा तो ये गया, फिर ऐसे गुणा होगा, कितना बैठा -1, फिर +1, फिर 0 हो गया क्या, -1 +1 फिर 0, आगे बढ़ाओ +1, क्या वो गलत है क्या कुछ, तो हाँ प्लस हो गया है, समझ में आ गया, तो वो तो जाएगा लेकिन 0 ही, हाँ ये क्या आएगा, ये यहाँ एलिमेंट क्या लिखा था, 1 1 लिखा था क्या, तो ये 1 और 1 0 हो गया। इसका मतलब कि ये जो या फिर 0 0 वैल्यू मिलेगी इन तीनों की, बात समझ में आ गया, ये तीनों फिर 0 0 हो जाएंगे। इसका मतलब ये 0 0 नहीं होंगे तो दूसरी सारणी लेते हैं, अभी मैं समझाता हूँ, ठीक, कुछ ट्रिक सोचता हूँ समझाने के लिए, इसे आगे आ जाएगा समझ में, देखना दिमाग लगाना। देखो अब मेरी बात सुनोगे जरा, ठीक, जैसे आप 1 1 1 कुछ ऐसे ले लेते हैं, -1 और 1 -1 1 ले लो, कुछ भी ले लो। अब जरा सोचना, जब मैं इसको कॉमन लूँगा, 1 को कॉमन लूँगा तो ये पंक्ति है, इसका इधर गुणा हुआ कितना है 1, बोलो, और ये मैं इधर -1 आएगा, +1 आ जाएगा, बोलिए जरा, समझ में आ गया, तो इसका मतलब 1 1 कितना आया, 2 आ गया। तो मेरे कहने का मतलब है जो गुणा आएगा ज़्यादा से ज़्यादा वो 1 आएगा, 0 आएगा, +1 आएगा, -1 आएगा, 2 भी आ सकता है क्या, 2 आ सकता है, 1 1 2 भी आ सकता है। विचार करें थोड़ा सा, 1 मिनट हो जाए। अब देखिए, जैसे सपोज दैट ये सारणिक है, इसका चलिए सार स्वरूप लगवाइए जरा, 1 1 1 फिर 1 1 1, ऐसे गुणा होगा क्या, ऐसे 1 फिर ये, अरे -1 फिर ये 1, इसका मतलब कि इन तीनों की जगह 1 और -1 के अलावा कुछ नहीं आ सकता, नहीं समझ में, मतलब 1 और -1 के अलावा कुछ नहीं आ सकता, चाहे जो कुछ भर लो। भाई एंट्री किसकी करानी है, अरे सारणिक के अंदर एंट्री किसकी करानी है, 1 और -1 की, तो जब सार स्वरूप लगाओगे इनका गुणा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा +1 होगा, या फिर कोई माइनस फंस जाएगा तो -1 आएगा। इसका मतलब इसी तरह इस ब्रैकेट में जो 3 बातें यहाँ लिखी होंगी, 3 खाने, तो इनकी जगह 1 -1 के अलावा कुछ नहीं भर सकता। अब भी नहीं समझना, अब जरा दिमाग लगाइए, तो इसका अधिकतम मान जरा सोचते हैं, अभी आपके खोपड़ी में बात आई नहीं है, मैं क्या कहना चाहता हूँ जरा दिमाग लगाएं, फिर से एक बार मैं समझाता हूँ। कोई मैंने सारणिक ले लिया, -1 -1 1 1 -1 1 1 1 1, यही हुआ, ठीक, इसके अलावा 1 और -1 के अलावा मैं और कुछ डाल सकता हूँ क्या, नहीं डाल सकता हूँ। अच्छा जरा दिमाग लगाइए, फिर -1 -1 1 -1 1 डाला, सार स्वरूप लगाइए, इसका जरा गुणा करें, इसका +1, फिर इसका गुणा +1, फिर इसका गुणा -1, अर्थात ब्रैकेट के अंदर +1 -1 के अलावा और कुछ आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। तो अब जरा दिमाग लगाइएगा, सोचिएगा जरा इस सारणिक का। अच्छा 1 और -1 को लेकर, अभी शायद समझ में बात नहीं आई, 1 और -1 को लेकर कितनी सारणिकें बन सकती हैं, तो 512 सारणिकों में से कोई कौन सी ऐसी सारणिक है जिसका मान सबसे बड़ा है, समझना गया, और जिसका मान सबसे कम आए। तो देखिए मैं अभी लिखना नहीं, सारणिक लिखना बिल्कुल नहीं, का अधिकतम मान, सारणिक का अधिकतम मान, जरा दिमाग लगाइएगा। अब मैं सार स्वरूप लगा रहा हूं, सार स्वरूप,
ये डी बराबर लिख रहा हूँ, क्या क्लियर हो? अब सास रूल में तीनों की जगह क्या बैठाना है, प्लस एक या माइनस एक। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मान चाहिए, तो जब ज़्यादा से ज़्यादा मान चाहिए, जरा खोपड़ी लगाना, मुझे यदि ज़्यादा से ज़्यादा मान चाहिए तो इसको मैं तीनों को प्लस रखूं, जब ज़्यादा से ज़्यादा में से कम घटेगा तब तो अधिकतम आएगा। नहीं आया समझ में? इसका मतलब पहला ब्रैकेट ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, तो पहला ब्रैकेट यदि ज़्यादा वैल्यू लिखी होगी तो ज़्यादा वैल्यू में से कम वैल्यू घटाऊंगा तो ज़्यादा आंसर नहीं आएगा। इसका मतलब इन तीनों की जगह आने वाला क्या है, प्लस एक और प्लस एक या प्लस एक या माइनस एक। इसका मतलब तीनों प्लस एक बैठा दूं, क्योंकि तीनों प्लस एक बैठाऊंगा तो ये सबसे ज़्यादा हो जाएगा और इससे ज़्यादा कभी होने वाला नहीं है। अब भी नहीं समझ में आया? इसका मतलब अब देखो दूसरा फंडा लगाओ, इन तीनों को गुणा करो, एक गुणे एक टोटल रिजल्ट एक। तो अभी सास रूल में क्या पढ़े, पहले ब्रैकेट का गुणा बराबर दूसरे ब्रैकेट का गुणा। इसका मतलब इधर भी गुणा तो माइनस एक आना चाहिए, प्लस एक आना चाहिए। इसका मतलब मैं क्या बैठा हूं, माइनस एक एक। अब भी नहीं आपको समझ में आया? ठीक, माइनस एक प्लस एक, खोपड़ी नहीं खुली आपकी। जरा तीनों को गुणा करो, प्लस एक आएगा, इन तीनों को गुणा प्लस एक। अच्छा, जब इसको कर दूंगा तो इन तीनों को गुणा करो माइनस एक। सास रूल की गत हो गई, समझ में आ गया? इसका मतलब 100% इसका तीनों का गुणा प्लस एक है, 100% दो एलिमेंट में माइनस देना पड़ेगा। जरा दिमाग लगाना, समझ में आ गया? या फिर एक उपाय और हो सकता है कि सर आप तीनों प्लस क्यों नहीं कर देते? जब तीनों प्लस कर दूंगा तो सांडी का मान तो जीरो चला जाएगा, जीरो कभी उसका अधिकतम मान नहीं होगा। अब भी आपको समझ में नहीं आया? आगे समझ। इसका मतलब दो माइनस करना जरूरी है। अब जरा इसको हल करो जरा, ये वैल्यू 3, अरे 3 एक से एक मरा, वैल्यू प्लस एक बराबर वैल्यू क्या आ गई 4, तो सांडी का अधिकतम मान 4। यार समझा नहीं पाए क्या? आगे समझ, देखो एक बार और समझा दूं। अब देखिए, आप बताइए, आपको नहीं लग रहा कि सास रूल कितना फायदेमंद है? अब देखिए, आप थोड़ा समझने की कोशिश की जाए भाई, फिर से एक बार समझें। देखो इधर से आपके दिमाग में बिल्कुल ख्याल आया होगा कि तीनों प्लस एक क्यों नहीं सर कर देते? कर लो भैया, मैं कब कह रहा हूँ। पहले ब्रैकेट का गुणा बराबर 3 माइनस 3 बराबर 0, तो 4 बड़ा होता है कि 0 बड़ा होता है? 4। तो इसका मतलब इसमें 512 सांडिकें बनेंगी, जिसका सबसे बड़ा मान क्या होगा 4। 4 से ज़्यादा बड़ा मान नहीं हो सकता। अच्छा, जरा दिमाग लगाइए, न्यूनतम मान, ये सांडिक वैल्यू 0 भी देता है, तो न्यूनतम मान 0 के नीचे क्या पता निगेटिव भी मिलने लगे? निगेटिव भी तो मिल सकता है, नहीं मिल सकता? क्योंकि एलिमेंट देखिए, इसका न्यूनतम मान देखते हैं सांडिक का। सांडिक का न्यूनतम मान देखिए, न्यूनतम मान देखिए, बताऊं क्या न्यूनतम मान? चलो देखो, क्या मैं बताऊं? मुझे समझाने दीजिए, फिर मैं समझा दूंगा। -1 मैं सास रूल से चल रहा हूं, ठीक? तीनों को गुणा कितना लगा? -1 गुणे -1 आएगा। अब इधर खोपड़ी लगाओ, -1 आना चाहिए। क्या भरूं कि -1 आए? मतलब 2 प्लस कर दूं, 1 माइनस कर दूं? अरे 2 प्लस का कर दूं, 1 माइनस का कर दूं? तो 2 प्लस का कर दूं तो प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 1। क्या बात बन रही है क्या? नहीं समझ में नहीं बन रही बात? नहीं, तीनों भी माइनस कर सकता हूँ यार। नहीं, तीनों माइनस में तो कट नहीं जाएंगे, तीनों माइनस में तो कट जाएंगे ना। -3, सोचो न्यूनतम मान इसका कम से कम मान कितना हो सकता है? एक बात तो क्लियर होगी कि माइनस में जा सकता है मान ये, और यहाँ कोई उपाय है -1 लाने के लिए? तो इनका गुणा माइनस, अच्छा 2 माइनस करना पड़ेगा तब? नहीं, 2 माइनस में तो प्लस हो जाएगा। ये तीनों माइनस कर दूं, यदि मैं ये तीनों माइनस कर दूं, एक मिनट मुझे सोचने दीजिए। सबसे बड़ा मान चाहिए, ये तीनों माइनस हैं, ये तीनों माइनस कारण, ये मैं बता रहा हूँ, इसकी एक वैल्यू ये कम कर दूं। अब देखना, एक मिनट, इसमें तीनों माइनस कर दूं, फिर नहीं तीनों प्लस कर दूं,
इसमें हाँ जी बात सही कह रहा हूँ। देखो इन दोनों को गुणा, तीनों को गुणा, एक, इन तीनों को गुणा, बात तो बन गई। ठीक, एक से एक मर गया क्या, तो वैल्यू यहाँ कितनी है -1, ये माइनस, अरे ये 3 है, प्लस लगाओ ना यार इधर, ये 3 वैल्यू कितनी आ गई, इससे छोटा नहीं हो, आ गया होगा सर, नहीं आ गया समझ, इसका मतलब इससे छोटा नहीं होगा इसका मतलब। खोपड़ी लगाना कि माइनस का सबसे छोटा कितना जा सकता है, बाकी आप कुछ भी भरते रहिए, इसका मतलब जरा दिमाग लगाइए। देखो इंपॉर्टेंट नोट लिखा दे रहा हूं मैं, नोट नंबर 1, 512 सारणिकें बनेंगी, सारणिक बनेंगी। दूसरे नंबर में अधिकतम मान, अधिकतम मान 4 होगा। अमन समझ में नहीं आएगा? देखो पहले ब्रैकेट का गुणा बराबर दूसरे ब्रैकेट का गुणा होना चाहिए, तो इसका भी गुणा +1, इसका भी गुणा +1, और आप भाई सही समझ गए कि छोटे में से ये बड़ा होगा तभी तो ज़्यादा ज़्यादा मान देगा, क्योंकि पीछे के साइन माइनस का चिन्ह है। इसका न्यूनतम मान, न्यूनतम मान कितना होगा, -4 होगा। एक इंपॉर्टेंट बात और सुन लीजिए, देखो आपके पास कितनी सारणिकें हैं, 512 सारणिकों का मान -4 से +4 के बीच मिलता रहेगा। अब भी नहीं समझा, ठीक है, -4 से +4 मिलता रहेगा। क्या कोई भिन्न भी मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इसको लिखना और लिख लीजिए, 512 सारणिकों का मान, सारणिकों का मान -4 से +4 तक पूर्णांक संख्या मिलती रहेगी। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक ही मिलेगा, भिन्न नहीं मिलेगा। भिन्न कहाँ से मिल जाएगा, क्योंकि 1 -1 की एंट्री करानी है। 512 सारणिकों का मान -4 से +4 तक पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी। क्या मेरी बातों से आप सहमत हो कि नहीं, समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया समझ में? देखिए तो हम लोग देखिए आज सार्स रूल पढ़े हैं, इससे काफ़ी फायदा हुआ, ऐसे सवाल बनते हैं। कल मैं अगली क्लास लेता हूँ पार्ट 8 की, 5 या 6 लेक्चर में मैं ये समाप्त करके आप लोग सीट कंप्लीट करिए। जिस लोगों की सीटों में प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए, तो मैं कंप्लीट कर देता हूँ सीट। तो कल मिलते हैं इसी समय। सब लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, दोनों काम कर लीजिए। सब लोग 25 जून तक आके फीस जमा करा दीजिए, ताकि 1 जुलाई से क्लास कैलकुलस की चलने लगे।